अब हम लोग पढ़ेंगे थियरीज ऑफ असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप मतलब सेल सैप, सेल सैप का जड़ से तना, तना से पत्तों तक पहुंचने के बहुत सारे थियरीज जो है साइंसदानों ने पेश किए हैं, ठीक है, जिसमें से 5 जो है मेन तौर पर हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अलग अलग थियरीज है, ठीक है, लेकिन इसमें से कोई भी थियरी जो है कंप्लीट अपने आप में नहीं है, सबके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, मतलब डीमेरिट है, जिसकी वजह से उस थियरी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो थियरीज ऑफ असेंट ऑफ सैप में ये 5 जो है थियरीज है। पहला नंबर है रूट प्रेशर थियरी, दूसरा थियरी का नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर थियरी, तीसरा का नाम है कैपिलरी फोर्स थियरी, चौथा थियरी का नाम है पल्सेटरी मूवमेंट थियरी, और पांचवा का नाम है डिक्सन एंड जॉली थियरी। These are 5 theories regarding ascent of sap, regarding upward movement of cell sap from root to xylem। तो सबसे पहले देखते हैं रूट प्रेशर थियरी। रूट प्रेशर थियरी को सबसे पहले साइंसदान स्टेफन हेल्स ने 1727 साल में प्रपोज किया था। उसी ने बताया था कि रूट प्रेशर थियरी की वजह से पौधों में असेंट ऑफ सैप होता है, यानी जड़ के दबाव की वजह से जो है, जड़ के दबाव की वजह से पानी और नमकियात जो है ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन इस रूट प्रेशर थियरी का लिमिटेशन यही है कि जड़ के दबाव की वजह से पानी सिर्फ चंद फुट ही ऊपर चढ़ सकता है, ज्यादा नहीं। तो इसका ये डिमेरिट है कि जड़ के दबाव की वजह से अगर रूट प्रेशर को अगर मान लिया जाए कि ये थियरी माने अगर सही है, तो इसका डिमेरिट यानी इसमें नुक्स यही है कि जड़ के दबाव की वजह से पानी सिर्फ चंद फुट ही ऊपर चढ़ सकता है, मतलब पूरे पौधे तक नहीं पहुंच सकता है। रूट प्रेशर की वजह से पानी जो है कुछ ऊंचाई तक पहुंच सकता है, पौधों के पूरे पत्तियों तक नहीं पहुंच सकता है। तो चूंकि और मजीद ऊपर की तरफ जो सेल सैप नहीं पहुंच सकता है, तो इसका मतलब हुआ कि रूट प्रेशर थ्योरी जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब इस थ्योरी जो है ये गलत थ्योरी है, ठीक है। दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या मतलब? एटमॉस्फेयर हम लोग जानते हैं कि हवा का दबाव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि हवा जो है नीचे भी दबाव डालती है, ऊपर की तरफ भी दबाव डालती है, और अपने आसपास भी दबाव डालती है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माने फोर्स, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर, हवा जो दबाव डालती है उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर थियरी के मुताबिक जो है कहा जाता है कि एसेंट ऑफ सैप होता है, ठीक है। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है, या इसका जो है डीमेरिट क्या है कि कुर्रा हवा के दबाव की वजह से ज्यादा 34 फीट यानी 10 मीटर तक ही पानी ऊपर उठ सकता है, ठीक है। कुर्रा हवा के दबाव की वजह से ज्यादा 34 फीट यानी 10 मीटर तक पानी ऊपर चढ़ सकता है, जबकि बहुत से दरख्त ऐसे होते हैं जिसका हाइट जो है 60 मीटर से भी ज्यादा होता है, तो पानी 34 फीट तक यानी 10 मीटर तक ही चढ़ सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर थियरी के हिसाब से 10 मीटर से ज्यादा पानी और ऊपर चढ़ेगा नहीं। तो जिन पौधों की लंबाई 60 मीटर होता है वहां भी तो पानी पहुंचते हैं, तो वहां पानी तक किस तरीके से पहुंचता है, तो वहां पर तो ये थियरी जो है एप्लीकेबल नहीं होने पाएगा, इसलिए ये थ्योरी भी जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर थियरी। इसके बाद है कैपिलरी फोर्स थियरी। कैपिलरी का मतलब होता है पतला सा ट्यूब, जैसे हम लोग का सर का बाल है, तो सर का बाल जैसे पतला होता है, इसी तरह से बारीक पतली पतली ट्यूब को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी, ठीक है। ट्यूब जितना पतला होगा, यानी जितना पतला होगा उसके डायमीटर जितना कम होगा, उसमें जो है
मूवमेंट ऑफ वाटर तेज होगा। ठीक है, तो कैपिलरी फोर्स थियरी में जो है, कैपिलरी फोर्स थियरी जो है, इसको बोएम साइंसदान ने 1809 में प्रपोज किया था। उसने कहा था कि जो ट्यूब होता है, जो पतला ट्यूब होता है, उसके दीवार पर पानी जो है क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, पानी चिपक जाते हैं और उसके बाद एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वाटर मॉलिक्यूल जो है कांटेक्ट में रहते हैं और उसी की वजह से जो है पानी जो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ चला जाता है, एडहेशन की वजह से। माने पानी जो पतला ट्यूब है, जो ट्यूब है उसके अंदरूनी दीवार में, अंदरूनी सरफेस पर पानी चिपक जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स सरफेस से क्या होता है, एडहियर्स हो जाता है। इसे चिपकने की वजह से क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, चला जाता है। लेकिन इसमें भी जो है, इस नजरिए में भी जो है, इसका डिफेक्ट क्या है कि कैपिलरी फोर्स के जरिए पानी इतनी ऊंचाई तक नहीं चढ़ सकता है। ठीक है, 1 मीटर से, इसमें क्या कैपिलरी फोर्स में बताया गया कि 1 मीटर से कम ही ऊंचाई तक जो है पानी ऊपर चढ़ सकता है। से 1 मीटर से कम हाइट तक पानी जो है इसके जरिए ऊपर चढ़ता है। तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है और एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद एक पल्सेटरी मूवमेंट थ्योरी, इस थ्योरी को प्रपोज किया हमारे मुल्क के एक साइंसदान जगदीश चंद्र बोस 1923 साल में। उनका कहना था कि जो कॉर्टेक्स होता है, हम लोग कॉर्टेक्स देखे थे, कॉर्टेक्स के जितने लिविंग सेल्स हैं, जिंदा खुलिया, उसके आपस में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के जरिए जो है पानी चढ़ता है। मतलब कॉर्टेक्स का एक सेल जो है सिकुड़ेगा तो उसका बगल वाला सेल क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, माने फैलेगा। तो एक का सिकुड़ना और उसके बगल वाले सेल का फैलने की वजह से, माने ऑल्टरनेट करके पारी से जो है, पारी जो है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना और फैलाव की वजह से क्या होता है, पानी जो है ऊपर की तरफ जो है इसमें पहुंचता है। ठीक है, लेकिन कंसेप्टिव मूवमेंट थ्योरी क्या कर दिया कि कॉर्टेक्स के जिंदा सेल, लिविंग सेल्स, लेकिन बाद में ये देखा गया है कि कॉर्टेक्स के मुर्दा हो जाने के बाद भी पानी ऊपर चढ़ते रहता है। देखिए दिया हुआ है इसमें, देखिए पेज नंबर 102 में पल्सेटरी मूवमेंट थ्योरी में देखिए कि कॉर्टेक्स के खुलियों के मुर्दा हो जाने के बाद भी पानी ऊपर चढ़ते रहता है। तो जगदीश चंद्र बोस ने क्या कहा था, लिविंग सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, तो देखिए हम क्या देखते हैं कि कॉर्टेक्स के मुर्दा, सेल के मुर्दा हो जाने के बाद ही पानी जो ऊपर चढ़ते रहता है। इसलिए ये पल्सेटरी मूवमेंट थ्योरी भी जो क्या हुआ, एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे भी क्या गया, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के जिंदा खुलियों के सिकुड़ने और फैलने की वजह से एसेंट ऑफ सेप होता है। इसके बाद है डिक्सन एंड जॉली थियरी। डिक्सन एंड जॉली थियरी को हम लोग कोहेशन टेंशन थियरी भी कहते हैं। इस थियरी को प्रपोज किया था डिक्सन और जॉली साइंसदान ने सन 1894 में। अब देखिए इसका 2 नाम है, कोहेशन और टेंशन, इसमें हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिक्सन और जॉली ने क्या नजरिया पेश किया। आप किताब खोलिए पेज नंबर 103, वहां पर हम पढ़ते हैं, आपको समझाते चलते हैं। डिक्सन और जॉली के नजरिए के मुताबिक जाइलम की नलियों में पानी नीचे से ऊपर तक भरा रहता है, यानी जड़ से लेकर पत्तों तक पानी एक मुसलसल कॉलम की तरह होता है। क्या कहा गया कि जाइलम का जो नली होता है, ट्यूब, जाइलम वेसल्स, ठीक है, वो पूरा जो है पानी से भरा रहता है। ठीक है, तो पानी से भरे रहने की वजह से क्या होगा, एक वाटर कॉलम जो है बन गया। जैसे ग्लास जो है पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ग्लास के अंदर में एक वाटर कॉलम है। वाटर कॉलम मतलब समझ जाइए, एक ग्लास अगर पूरा पानी से भरा हुआ है तो हम कहेंगे कि ग्लास के अंदर में एक वाटर कॉलम है। उसी तरह से जाइलम का जो वेसल्स है उसमें नीचे से ऊपर तक पानी भरा रहता है, जिसको बोलते हैं वाटर कॉलम। देखिए इस वाटर कॉलम को भरे रहने से क्या होता है, उसके अंदर टेंशन पैदा हो जाता है। टेंशन, वाटर नीचे से ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है, तो एक वहां एक टेंशन पैदा हो गया।
कोहेशन क्या हुआ कि हर वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या हुआ है, एडहियर किया हुआ है, चिपका हुआ है, सट सट कर। जैसे मान लीजिए कि एक बस में बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा पैसेंजर है, तो क्या होता है, एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर के साथ सट सट कर खड़ा रहता है। उसी तरह से जो है वाटर कॉलम जो भर्ती रहता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं, ठीक है। तो वो उसको हम लोग कहते हैं कोहेशन। ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल रहता है, एक टेंशन भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जिसको टेंशन फोर्स हम लोग कहते हैं, माने टेंशन फोर्स की तरह है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि जाइलम वेसल्स में पानी भरा रहता है, जिसको वाटर कॉलम कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो है ट्रांसपीरेशन के नतीजे में पत्तों से मुसलसल भाप बनकर उड़ता रहता है। हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रांसपीरेशन। अब पत्तों से क्या होता है, वाटर का इवापोरेशन होता है, स्टोमेटा के जरिए पानी जो है बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो एक ट्रांसपीरेशन भी होता है। तो दो बात हुआ, एक वाटर कॉलम होता है, जाइलम में वाटर कॉलम पानी भरा रहता है, दूसरा एक ट्रांसपीरेशन का भी अमल जो है पत्तियों में स्टोमेटा के जरिए होता रहता है। अब तीसरा देखिए पॉइंट क्या है, जब स्टोमेटा का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, ठीक है, माने ट्रांसपायर कर इवापोरेशन हो गया, तो मेसोफिल खुलियों से पानी स्टोमेटा में जाता है। अब स्टोमेटा से पानी भाप बनकर उड़ गया, तो अब फिर मेसोफिल सेल से पानी जो है स्टोमेटा में चला गया। फिर मेसोफिल खुलिया पानी कमी अपने बगल वाली खुली से लेकर पूरा करता है, तो मेसोफिल सेल से पानी स्टोमेटा में चला गया। अब इस मेसोफिल जो खुलिया है इसमें पानी उसके बगल वाले मेसोफिल खुलिया से जो है इसमें चला गया, ठीक है। तो एक खुलिया से दूसरे खुलिया में पानी इस तरह से मूव करते रहता है। अब मेसोफिल सेल से पानी फिर स्टोमेटा में चला जाता है, और स्टोमेटा से पानी क्या होता है, भाप बनकर उड़ जाता है। 4 नंबर पॉइंट देखिए, जाइलम में चूंकि पानी एक मुसलसल सतून की तरह कायम होता है, जिसके तमाम मॉलिक्यूल्स आपस में कोहेसिव फोर्स के वजह से चिपके रहते हैं, ठीक है। वाटर कॉलम बना हुआ है, तमाम मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए हैं। किस वजह से चिपके रहते हैं, कोहेसिव फोर्स की वजह से। इसलिए जब मेसोफिल खुलिया जाइलम से पानी लेता है, तो नीचे में पानी का पूरा सतून किसी जंजीर की तरफ ऊपर की तरफ खींच जाता है। ऐसी खिंचाव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन टूल, और ये अमल मुसलसल जारी रहता है, और इस तरह से पानी जो है ऊपर की तरफ चलता रहता है। तो ये था डिक्सन और जॉली थियरी का नजरिया, ठीक है। तो ये है 5 नजरिए जो है थियरी ऑफ एसिड ऑफ सैप के सिलसिले में बताया गया है। आज हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज सेल सैप किसे कहते हैं, और थियरी ऑफ एसिड ऑफ सैप के। अगली बात यह है कि जड़ से पौधों तक जो पानी पहुंचता है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के ही जरिए से पहुंचता आया होगा। फिर नेक्स्ट टाइम में हम लोग कोई दूसरा टॉपिक लेकर हम लोग फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज।